हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल लेडी एंड आई एम प्रीति सांगवान। और हम कर रहे हैं बीएनएस की लेक्चर सीरीज। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा रेप की डेफिनेशन के बारे में, सेक्शन 63 कि उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा। तो हमने 4 मेन क्लॉज पढ़े थे, पेनिट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि क्या ये होना ही रेप कहलाता है? नहीं, इन 4 में से अगर कोई एक्ट हो जाता है तो वो कहलाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी ऐसी सर्कमस्टांस में होता है, जो नीचे 7 सर्कमस्टांस उसमें दे रखी हैं, उनमें से अगर किसी सर्कमस्टांस में होता है तो वो रेप की डेफिनेशन में फॉल कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसके रिगार्डिंग तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़े उसी सेक्शन में कि विजाइना में लेबिया मेजरा भी इंक्लूडेड रहेगा, और फिर हमने 2 एक्सेप्शन भी पढ़े थे। ठीक है, दोनों एक्सप्लेनेशन 2 में हमने पढ़ी थी कि कंसेंट में क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किसी भी तरह से अगर ऐसे इंप्लाई हो जाता है कि हाँ उस लेडी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेशन के लिए अपनी कंसेंट दी है, तो वो कंसेंट में इंक्लूडेड माना जाएगा। उसके बाद हमने एक्सेप्शन पढ़ा कि कोई भी अगर मेडिकल इंटरवेंशन है, कोई मेडिकल प्रोसीजर है, तो वो रेप में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। और दूसरा हमने पढ़ा कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स है और वाइफ बीइंग अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो फिर वो भी रेप में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसको ला सकते हैं तो मैरिटल रेप में ला सकते हैं, और मैरिटल रेप इंडिया में ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता टिल नाउ। ठीक है, उसके बाद हमने सेक्शन 64 के 2 क्लोजेस में पहले सबसेक्शन में हमने पढ़ा इन जनरल जो रेप है सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट क्या रहेगी। और सेक्शन 64 के क्लोज 2 में हमने एक अलग चीज पढ़ी थी, जिसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस दे रखी थी कि जो रेप करने वाला पर्सन है वो कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर है, कोई फिडेंशियरी रिलेशनशिप का पर्सन है, कोई टीचर है, या फिर कोई गार्डियन है, कोई भी रिलेटेड पर्सन है। ठीक है, तो उस केस में वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस हो जाते हैं, या फिर जिस पे रेप किया जाता है वो लेडी प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर उस पे बार बार एक ही लेडी पे रेप कमिट किया गया है, या फिर किसी कॉम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस के टाइम पे रेप कमिट किया गया है। इस तरह की सिचुएशन स्पेशल सर्कमस्टांस में दे रखी हैं, जिनमें पनिशमेंट सिर्फ लाइफ इंप्रिजनमेंट ना रह के कहां तक जा सकती है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि उसकी जब डेथ होगी तो वो बिहाइंड बार्स ही होगी, उसके लिए कोर्ट कोई भी टर्म फिक्स नहीं कर सकते कि इतने साल बाद इसको रिलीज किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद जो पिछली क्लास में हमने कवर किया था वो ये किया था कि अगर कोई बच्ची है जो 16 साल से कम एज की है, अगर उसके साथ रेप होता है तो सजा और ज्यादा बढ़ जाती है, मिनिमम 20 इयर्स की इंप्रिजनमेंट आ जाती है, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, और फिर मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट दैट शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। लेकिन अगर वही बच्ची 12 साल से कम उम्र की है तो वहां पे डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है बाय पर्सन इन अथॉरिटी, लेकिन वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स की डेफिनेशन में फॉल किया, रेप की डेफिनेशन में नहीं आ पाया, ड्यू टू द कंसेंट ऑफ दैट वुमन, बिकॉज इट वाज नॉट अगेंस्ट द विल ऑफ दैट वुमन। तो उस केस में हम मतलब उसने जो पर्सन है जो इन अथॉरिटी है, उसने उस वुमन को सिड्यूस किया है या इंड्यूस किया है सेक्सुअल इंटरकोर्स खुद के साथ करने के लिए, तो उस केस में हम मानते हैं जो पर्सन इन अथॉरिटी है वो तब भी लायबल रहेगा, लेकिन पनिशमेंट डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंसेंट का जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट था, चाहे वो सिडक्शन की वजह से था चाहे वो इंडक्शन की वजह से था, लेकिन था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस, सेक्शन 69। सेक्शन 68 हम कर चुके थे, अभी मैंने आपको जो रिकैप दिया वो सेक्शन 68 का था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 69। सेक्शन 69 क्या कहता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मींस, मतलब कोई ऐसे मीन्स यूज करे जिनमें डिसेप्शन प्रैक्टिस किया गया, एक धोखाधड़ी टाइप उसमें कुछ किया गया, कोई फ्रॉड का एलिमेंट उसमें इंक्लूडेड रहा, और उसका फायदा उठा के यानी वो फ्रॉड करके उस लेडी को डिसीव करके सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया। तो इसके एलिमेंट्स क्या हैं? पहली चीज, whoever by deceitful means, कोई भी डिसीटफुल मीन्स यूज करके, या फिर by false promise to marry a woman। जब हम कंसेंट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने कंसेंट की डेफिनेशन को, कंसेंट के मीनिंग को कनेक्ट किया था सेक्शन 28 बीएनएस से। ठीक है, कि अगर कोई कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की वजह से दी जाती है तो वो वैलिड कंसेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने दीपक गुलाटी का केस पढ़ा था, दिलीप कुमार का केस पढ़ा था,
लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर एक स्पेसिफिक सिचुएशन दे दी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट तो कोई भी हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट तो कोई भी फैक्ट मिसरिप्रेजेंटेड हो जाता है, लेकिन अगर वो फैक्ट है बाय फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी अ वुमन, ठीक है, मिस रिप्रेजेंट तो उसको किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि वो कोई नॉर्मल पर्सन है और वो कह दे कि मैं पर्सन इन अथॉरिटी हूँ, ठीक है। मिस रिप्रेजेंट वो ये कह दे कि ये एक मेडिकल किसी ट्रीटमेंट का तरीका है, इस तरह से भी केसेस आए हैं हमारे सामने, तो ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स तो बहुत तरीके से हो सकता है और फिर कंसेंट ली जाती है, वो वैलिड कंसेंट नहीं है। लेकिन एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस इन्होंने मेंशन कर दी कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किस रिगार्डिंग हुआ है कि उसने एक फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी किया है कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा अगर तुम मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती हो तो, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉल्स प्रॉमिस द वुमन गिव्स हर कंसेंट। और यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, उस पर्सन ने, उस मैन ने जो प्रॉमिस किया उस लेडी के साथ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिस टाइम पे उसने प्रॉमिस किया है उसी टाइम पे उसकी इंटेंशन है कि मैं शादी नहीं करूंगा, यानी कि मैं इस प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करने वाला। अगर उस लेडी को ये शो करना है कि मेरे साथ डिसीट हुआ, यानी इसने कुछ डिसीटफुल मीन्स एम्प्लॉय करे और जिसकी वजह से मैंने कंसेंट दी, या फिर वो ये प्रूव करना चाह रही है कि इसने प्रॉमिस टू मैरी किया मुझे जिसकी वजह से मैंने कंसेंट दी, तो ये उसको साथ साथ प्रूव करना पड़ेगा कि जिस टाइम पे उसने प्रॉमिस टू मैरी किया था वो भी विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम था। अब इंटेंशन को प्रूव कैसे करेंगे, उसके कंडक्ट से, कि उसने इस तरह का कंडक्ट किया था, तो अब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि ये कंडक्ट इसने इसलिए किया था क्योंकि इसकी कोई इंटेंशन थी ही नहीं मेरे साथ मैरिज करने की, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई ऑलरेडी मैरिड मैन है और वो किसी लेडी को ऐसा कहता है, तो वो कह सकते हैं कि हाँ उस टाइम पे भी इसकी कोई इंटेंशन थी नहीं मैरिज करने की, उसने मेरे से मैरिज छुपाई और मेरे को ऐसे दिखाया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तो एक अनमैरिड पर्सन हूँ, और उसके बाद मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दे दी, ठीक है। तो अब उस लेडी को ये प्रूव करना है कि ठीक है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी हुआ। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट प्रूव करना है वो क्या करना है कि एट दैट टाइम ऑल्सो ही हैड नो इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द प्रॉमिस, तो प्रूव कर सकती है क्योंकि ऑलरेडी उसकी वाइफ है, ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी इंटेंशन तो ये थी कि मैं शादी तो नहीं करूंगा, लेकिन वो लेडी अनअवेयर थी, उसको फैक्ट्स मिसरिप्रेजेंट किए गए और जिसकी वजह से उसने कंसेंट दी थी, ठीक है। विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट लेडी, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट बीइंग रेप। अब देखें, अगर स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ रेप देखें तो ये रेप की डेफिनेशन में तो फॉल नहीं करेगा, क्योंकि अगेंस्ट हर कंसेंट तो नहीं हुआ, कंसेंट तो ली गई लेकिन वो इनवैलिड रही, ठीक है। तो इसमें जो पनिशमेंट है वो थोड़ा सा डाउन कर दी गई है, क्या कहते हैं कि पनिशमेंट जो उस मैन की रहेगी वो रहेगी अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा उसको दी जा सकती है, ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, सिंपल भी हो सकती है, रिग्रेस भी हो सकती है, प्लस साथ में क्या इंक्लूडेड रहेगा, फाइन इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन इससे अटैच्ड है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है कि हमने पढ़ा कि हु एवर बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, ठीक है। अब ये डिसीटफुल मीन्स में क्या क्या इंक्लूडेड हो सकता है, डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड, शैल मीन नहीं है, ठीक है, शेल इंक्लूड का मतलब है ये इंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन है, और भी कुछ इंक्लूडेड हो सकता है लेकिन ये भी इंक्लूडेड रहेगा। तो डिसीटफुल मीन्स एग्जॉस्टिव नहीं मान सकते हम इस चीज को सिर्फ, इसका मतलब है कि डिसीटफुल मीन्स में ये इंक्लूडेड रहेगा। डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड एंड नो अदर्स अगर लिखा होता तो इसका मतलब होता कि ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, यहाँ पे जो जो मेंशन है सिर्फ वही डिसीटफुल मीन्स में आएगा, या फिर ऐसे लिखा होता कि डिसीटफुल मीन्स शैल मीन एंड नथिंग अदरवाइज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड, तो इसका मतलब और कुछ तो हो सकता है लेकिन ये भी इंक्लूडेड रहेगा। क्या इंक्लूडेड रहेगा, इंड्यूसमेंट फॉर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी कि इस तरह से उस लेडी को इंड्यूस किया कंसेंट देने के लिए कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दे दूंगा, दैट वाज ए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तुम्हें नौकरी दिलवा देंगे, ठीक है, और तुम्हारा प्रमोशन करवा देंगे, इस तरह से इंड्यूस कर रहा है उसको। और मैरिंग बाय एक्सप्रेसिंग आइडेंटिटी,
यानी कि उसने अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करी, उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी, चाहे वो नॉर्मल पर्सन की है, चाहे वो क्रिमिनल की है, चाहे वो किसी और पोजीशन की है, उसने वो आइडेंटिटी एक्सप्रेस करके, हो सकता है कुछ और पर्सोनेट किया हो, या हो सकता है सिर्फ अपने फैक्ट्स छुपाए हों। उस केस में अगर उस उन चीजों की वजह से उस लेडी को लगा कि मेरे को जॉब मिल सकती है, मेरे को प्रमोशन मिल सकता है, और इस तरह से इंड्यूस होकर अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये रेप के इक्विवेलेंट तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंसेंट का एलिमेंट आ जाता है। और जितना ज्यादा कंपल्शन है, जितना ज्यादा फोर्स है, मेंटल फोर्स या साइकोलॉजिकल फोर्स आप कह सकते हो, उस केस में उतनी सजा बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस लेडी को भी कहीं ना कहीं था कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर मेरे को ये फायदा होगा, तो इनको आप स्ट्रिक्ट सेंस में ये नहीं कह सकते कि ये रेप के इक्विवेलेंट है, क्योंकि रेप की डेफिनेशन में तो अगेंस्ट हर विल होना चाहिए, विदाउट हर कंसेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ की जो पनिशमेंट है वो थोड़ी सी डाउन रहेगी, किससे, रेप की पनिशमेंट से। पनिशमेंट कितनी रहेगी, 10 साल तक की इंप्रिजनमेंट मिल सकती है, और याद रखनी आइदर डिस्क्रिप्शन की, यानी कि सिंपल इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है और रिग्रेस इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, प्लस फाइन साथ में इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका सेक्शन 70। ठीक है, सेक्शन 70 जो पहले था सेक्शन 376D, दैट इज गैंग रेप। ये क्या है? रेप की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बहुत क्लियरली समझ आ चुकी है। गैंग रेप का क्या मतलब है? वेयर ए वुमेन इज रेप्ड बाय, अब हम बात कर रहे हैं गैंग रेप, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर्सन्स कितने होने चाहिए, एक से ज्यादा। ठीक है, अगर किसी वुमेन को रेप किया जाता है एक से ज्यादा पर्सन्स के द्वारा, कंस्टिट्यूटिंग ए ग्रुप, जिनका एक पूरा ग्रुप है, यानी कि जैसे 4 लोग कहीं पे बैठ के जुआ खेल रहे हैं, और वो एक सुनसान सा रास्ता, वहां से एक लेडी गुजरती है, और उन्होंने एट द स्पॉट प्लान किया कि इस लेडी के साथ रेप करते हैं। ठीक है, तो क्या है, गैंग रेप है, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स ने ऐसा किया। और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 3 क्लोज 5 पढ़ा था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कॉमन इंटेंशन क्या होती है। कॉमन इंटेंशन होती है कॉमन डिजायर टू डू समथिंग, यानी कि एक की इंटेंशन थी, वो किसी दूसरे पर्सन से मिलता है, दूसरे की भी इंटेंशन सेम थी, दोनों की इंटेंशन सेम हो जाती है, मिलके क्या बन जाती है, कॉमन इंटेंशन। यानी कि जहां पे कॉमन इंटेंशन शेयर हो जाती है, उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन। ठीक है, रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी हमने पढ़ा था कि कॉमन इंटेंशन होने के बाद जैसे ही दोनों के बीच में काइंड ऑफ एग्रीमेंट हुआ, इनफॉर्मल काइंड ऑफ एग्रीमेंट आप कह सकते हो, जब वो इंटेंशन शेयर करते हैं और ये प्लान करते हैं कि चलो इस ऑफेंस को कमिट करते हैं, तो वो एक्टिंग, दे आर एक्टिंग इन द फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे वो एक आदमी, अगर वो 5 लोग हैं तो एक पांचों के इंटेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी एक को उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी वुमेन का रेप होता है, कंस्टिट्यूटिंग ए ग्रुप, ऐसे पर्सन, इतने पर्सन के द्वारा जो एक ग्रुप बनाते हो, और एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, या फिर किसी कॉमन इंटेंशन के बेस पे काम कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हर एक ने किया हो सकता है सेक्सुअल इंटरकोर्स सिर्फ एक ने किया हो, लेकिन कॉमन इंटेंशन सबका था, कोई कहीं ना कहीं से उनको असिस्ट कर रहा था। ठीक है, या फिर उन्होंने पहले प्लान किया है, उनकी इंटेंशन आपस में शेयर हुई है, लेकिन जिस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की बात आती है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स सिर्फ एक पर्सन ने किया। ठीक है, बाकी जो 4 लोग थे वो वहीं खड़े थे, वो ये देख रहे थे कहीं कोई आ ना जाए, वो उस लड़की का एक ने मुंह दबा रखा था कि इसके मुंह से कोई आवाज ना निकले। इस तरह से कहीं ना कहीं वो दिखा रहे थे, रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि हमारी कॉमन इंटेंशन है। ठीक है, ईच ऑफ दोज शैल बी डीम्ड टू हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द ऑफेंस ऑफ रेप। वही सेक्शन 3 क्लोज 5 वाली बात है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, यानी कि एक की लायबिलिटी कंस्ट्रक्ट हो रही है दूसरे के एक्ट पे भी। ठीक है, इसका मतलब कि जैसे ही वो रेप होता है, एक्टिंग बाय द पर्सन्स एक्टिंग इन द फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन, अब क्या होगा, अब वहां उस कॉमन इंटेंशन को शेयर करने वाले जितने भी पर्सन्स थे, 4 पर्सन्स थे, 5 थे, 2 थे, 3 थे, ठीक है, चाहे सेक्सुअल इंटरकोर्स उसने किया या नहीं किया, बट ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन। तो अब वो जितने भी पर्सन्स थे, लोग प्रत्येक को ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि इसी ने गैंगरेप किया है। क्लियर है?
हर एक पे रेप के चार्ज लगेंगे कि इसी ने ऑफेंस ऑफ रेप कमिट किया है। क्लियर है? तो अब मान लो 2 पर्सन है, या फिर आप ये मान लो 4 लोग थे और उनमें से किसी एक ने किया, बाकी अपना अपना काम कर रहे थे, उनका रोल असाइंड था। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनका था कि हम बाद में कुछ इस लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्होंने उसको लेट गो करना पड़ता है। ठीक है, तो उन केसेस में भले ही वो उन लोगों ने एक्चुअल में जो एक्ट है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, इंसर्शन का, मैनिपुलेशन का, एप्लीकेशन का, पेनिट्रेशन का, वो नहीं किया, वो एक ने किया, लेकिन बाकी जो भी लोग थे उन पे भी चार्ज किस चीज का लगेगा कि उन्होंने इंडिविजुअली ऑफेंस ऑफ रेप कमिट किया है। ठीक है, दिस इज द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे फिर ये क्या कहता है, हर एक की लायबिलिटी कितनी होगी, हर एक की लायबिलिटी होगी रिगरस इम्प्रिजनमेंट 20 साल तक की मिनिमम, यानी कि मिनिमम से मिनिमम अगर ये सारा कुछ प्रूव हो जाता है जो सेक्शन 70 की रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम से मिनिमम जो पनिशमेंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, रिगरस काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, यानी कि जब वो प्रिजन में रहेंगे तो साथ में लेबर करना पड़ेगा, कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, और कितना टेन्योर रहेगा, 20 ईयर्स तक की उनको वो मिलेगी, इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ये मिनिमम है। कहां तक एक्सटेंड कर सकती है, अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, यानी कि उस पर्सन की जब डेथ होगी तो वो बिहाइंड बार्स ही होगी। प्लस आपका फाइन तो इंक्लूडेड रहेगा ही, सारे के सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस में अब तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि कितनी सजा होगी, 20 साल तक की, 20 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिनिमम है, मैक्सिमम जा सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, प्लस फाइन इंक्लूडेड रहेगा। जब भी फाइन की बात आएगी तो इन केसेस में जनरली आपको 2 प्रोवाइजोज अटैच मिलेंगे। पहला प्रोवाइजो क्या है कि जो फाइन की अमाउंट रहेगी, जब कोर्ट फाइन की अमाउंट डिसाइड करेगा कि कितना फाइन एज ए पनिशमेंट इसको पे करना चाहिए जो पर्सन कन्विक्टेड है, तो वो फाइन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस तरह का फाइन होगा कि भाई ठीक है लिखा हुआ है शेल फाइन, तो उस चीज के लिए फाइन लगा देते हैं 50 रुपए 100 रुपया, दिखाने के लिए कि हमने फाइन भी दिया। नहीं, that the amount of fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of that woman or the rehabilitation of that woman। ठीक है, सारा कुछ कंसिडर किया जाएगा कि इस वुमेन को मेंटल हरासमेंट कितनी हुई है, इसके मेडिकल एक्सपेंसेस क्या रहे, इसको मॉनेटरी लॉस कितना हुआ, इसको सोसाइटल लॉस कितना हुआ, इसकी मैरिड लाइफ जो स्टार्टेड थी या फिर होने वाली थी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, सारा कुछ एक डैमेजेस टाइप उसका कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बाद जो फाइन है वो जस्ट एंड रीजनेबल अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन डिसाइड करेंगे कोई भी कोर्ट जब इस रेप के केसेस से डील कर रहे हैं। जो दूसरा प्रोवाइजो है वो क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी फाइन वहां से कलेक्ट किया जाएगा, जो भी फाइन कन्विक्टेड पर्सन को पे करना है, वो सारा का सारा दैट शैल बी पेड टू द विक्टिम। तभी तो वो विक्टिम के सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया था। ठीक है, किस लिए, ताकि वो खुद को रिहेबिलिटेट कर सके, ताकि वो खुद को मेडिकल अटेंशन एंड केयर दे सके, जो उसको गैंगरेप से परेशानी हुई है, चाहे वो मेंटल फिजिकल हर तरह की, ताकि वो उससे डील कर सके, फाइट कर सके। ठीक है, तो ये जो फाइन होगा वो जस्ट एंड रीजनेबल होगा एंड शैल बी पेड टू द विक्टिम। बाकी तो मैंने आपको बताया था कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स भी है, वहां से भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो ये सेक्शन 70 का आपका फर्स्ट क्लॉज था। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है, चलो पहला हमने पढ़ा जनरल, दूसरा कहता है कि अगर उस लेडी की, उस वुमेन की एज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है, तो इसका मतलब पहले वाला क्लोज अबव 18 के लिए है, अगर अंडर 18 है तो फिर अगर उसके साथ गैंगरेप होता है, उसके साथ बहुत सारे लोग, दो या दो से ज्यादा लोग कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जो रेप की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, कॉमन इंटेंशन की फर्दरेंस में करते हैं, तो उस केस में सजा क्या होगी, उस केस में सजा होगी, मिनिमम सजा होगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड दैट शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। ये मिनिमम सजा है। अगर 18 साल से कम की बच्ची का अगर गैंगरेप होता है तो उसकी मिनिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, प्लस फाइन, फाइन तो रहेगा, वही दोनों प्रोवाइजो यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। पहला की फाइन जस्ट एंड रीजनेबल होगा, दूसरा की फाइन शैल बी पेड टू द विक्टिम और डेथ। यानी कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर गैंगरेप होता है
तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मिनिमम सजा है, ठीक है। और कौन सी लाइफ इम्प्रिजनमेंट? जो दूसरी तरह की है, ऐसा नहीं कि एक फिक्स टर्म की लाइफ इम्प्रिजनमेंट, रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, ठीक है। और डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है, क्लियर है। पहले वाले क्लोज में, गैंग रेप के फर्स्ट वाले क्लोज में डेथ सेंटेंस नहीं थी, सेकंड वाले में डेथ सेंटेंस है कि अगर वुमेन की एज 18 ईयर से कम है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 71। सेक्शन 71 क्या कहता है? सेक्शन 71 कहता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, यानी कि जो बार बार ऑफेंस कर रहे हैं उनके लिए क्या पनिशमेंट है। Whoever has been previously convicted under section 64, 65, 66, 70, अगर कोई पर्सन प्रीवियसली कन्विक्ट हो चुका है, दो चीजें होती हैं, एक होता है अक्यूज्ड और एक होता है कन्विक्ट। अक्यूज्ड क्या है? अक्यूज्ड अभी अंडर ट्रायल है। अक्यूज्ड का मतलब है उस पे एक्यूजेशंस लगे हुए हैं, उस पे एलिगेशंस लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्राइम इसी ने किया है, ऑफेंस इसी ने किया है। झूठे केस भी हो सकते हैं, बरी हो जाते हैं लास्ट में लोग, ठीक है। तो ये कहता है कि हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ, इसने ये नहीं कहा कि हु हैज बीन प्रीवियसली एक्यूज्ड ऑफ, हु हैज बीन प्रीवियसली चार्ज्ड ऑफ, नहीं, इन्होंने कहा है कि हु हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ, यानी कन्विक्ट हो चुका है सेक्शन 64 के अंडर, सेक्शन 65 के अंडर, या फिर सेक्शन 66 या फिर सेक्शन 70 के अंडर, ठीक है। अगर यहां पे उसका पहले कन्विक्शन हो चुका है और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन फिर हो जाता है, सब्सिक्वेंटली फिर उसने ऑफेंस किया है, कौन सा? वही या तो सेक्शन 64 का, या फिर 65 का, या 66 का, या 70 का। अब जरूरी नहीं है पहले 64 का किया था तो दोबारा भी 64 का ही किया हो सकता है पहले वो 64 के नॉर्मल रेप में इंक्लूडेड था, लेकिन अब की बार उसने गैंग रेप किया है, या फिर पिछली बार वो गैंग रेप में इंक्लूड था, अब की बार उसने नॉर्मल रेप किया, इंडिविजुअल रेप किया है। तो ठीक है, मतलब इन चारों में से कोई एक ऑफेंस पहले वो कर चुका हो, जिसके लिए वो कन्विक्ट हो चुका हो, प्रूव हो चुका हो उसके अगेंस्ट चार्ज, और दोबारा से उसने इन्हीं में से कोई एक ऑफेंस कर दिया, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी होगी? पहली चीज, मिनिमम पनिशमेंट उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट, और लाइफ इंप्रिजनमेंट शैल मीन द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ, और विद डेथ, या फिर उसको डेथ सेंटेंस भी दी जा सकती है, क्लियर है। तो ये रिपीट ऑफेंडर्स के सजा के लिए सजा है, यानी कि जो बार बार ऑफेंस में इंक्लूडेड हो रहे हैं इस तरह के रेप वाले ऑफेंसेस में, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन 72। सेक्शन 72 आपका आईपीसी में सेक्शन 228A वगैरह में कवर हो रहा था, बाय एडिशन इसको अमेंडमेंट इसको ऐड किया गया था। अब इनको बीएनएस थोड़ा सा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि सिस्टमाइज्ड एक्ट है, एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको तैयार किया गया कि कौन से ऑफेंसेस कहाँ पे फॉल करने चाहिए, और जो सारा स्कैटर्ड आईपीसी था, कोई सेक्शन कहीं था, कोई सेक्शन कहीं था। जब हम सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं तो कहीं हम 354A B वगैरह पढ़ रहे हैं, 366 में जा रहे हैं, कभी हम 228 में आ रहे हैं वापस, 228A B वगैरह, फिर हम 376 पे आ रहे थे, तो सारा कुछ स्कैटर्ड था। अब इन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, और यहाँ पे सेक्शन 72 में ऐड कर दिया है क्या कि डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, तो पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं, या फिर सारे के सारे कोर्ट्स ने माना है, लॉ ने माना है, और ये ट्रुथ है कि रेप जब होता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा अटैच हो जाता है उस लेडी के साथ, क्योंकि समाज उसको इस तरह से परसीव करता है कि कहीं ना कहीं इसी का मतलब इसी के पार्ट पे फॉल्ट रहा होगा। ये एक परसेप्शन है जो ट्रुथ नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसको परसीव ही ऐसे करती है। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि रेप के केसेस में जितना फिजिकल हार्म होता है उससे ज्यादा उस लेडी को साइकोलॉजिकल हार्म होता है, ठीक है। उससे ज्यादा उसको स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, जो उसका डबल टॉर्चर है। मतलब एक विक्टिम को आप दोबारा से ट्रोमेटाइज कर रहे हो। तो उन केसेस में लोगों को ये उचित लगा क्या कि हमें ये करना चाहिए कि जो विक्टिम है, रेप विक्टिम, उसकी आइडेंटिटी को ही रिवील मत करो, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी नहीं पता लगेगा, लेकिन एक चीज जो ऑल ओवर मतलब सबको पता लग जानी थी, ऑल ओवर इंडिया, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए, उसकी आइडेंटिटी,
और वो कहीं पे भी खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही, क्योंकि सबको पता है कि इस लेडी के साथ ऐसा हुआ था। तो अगर उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए तो हो सकता है उसकी जो अपनी लोकेलिटी है उसमें सबको पता हो, लेकिन कल को अगर उसको रिहेबिलिटेट होना है तो हो सकता है वो किसी दूसरे सिटी में जाके रहने लग जाए या कहीं और जाके रहने लग जाए, कहीं और काम करने लग जाए, तो उसको वो ट्रॉमा फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सारा कुछ ऑलरेडी पब्लिसाइज हो चुका है, न्यूज़पेपर्स में उसका आइडेंटिटी आ चुका है, फोटो आ चुका है, उसके बारे में सारी डिटेल्स आ चुकी हैं, तो उस केस में वो कहीं पे भी खुद को रिहेबिलिटेट कर पाना उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए सेक्शन 72 क्या कहता है कि हु एवर प्रिंट्स और पब्लिशेस, कोई भी जो किसी भी तरह से प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, क्या, द नेम और एनी मैटर विच में मेक नॉन द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम, या तो डायरेक्ट नेम या फिर कोई भी इस तरह के उसके बारे में चीजें जिससे क्लियर हो जाए कि हाँ इस लेडी के साथ ऐसा हुआ है, यानी कोई भी ऐसा मैटर जिससे उसकी आइडेंटिटी मान ली जाए कि मतलब अगर वो सारा क्वेश्चन सुनते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और कौन लेडी, जिसके साथ कोई ऑफेंस या तो एक्चुअल में प्रूव हो चुका है कि हुआ है या फिर अलेज्ड है कि इसके साथ हुआ है, अभी अंडर ट्रायल है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, प्रूव नहीं हुआ है। कौन से ऑफेंसेस, सेक्शन 64 का, 65 का, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। इनमें से कोई भी ऑफेंस अगर किसी लेडी के साथ हुआ है, किसी वुमेन के साथ हुआ है, या फिर अलेज्ड है कि हुआ होगा, अभी पता नहीं लगा है, लेकिन एलिगेशंस लगे हुए हैं किसी पे और ये विक्टिम है उस एलिगेशन की। ठीक है, तो पनिशमेंट क्या रहेगी किसकी, जिसने प्रिंट किया है उसकी, जिसने पब्लिश किया है उसकी, अप टू 2 years, यानी कि इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है 2 साल की, आइदर डिस्क्रिप्शन की, सिंपल और रिग्रेस, प्लस फाइन। यहाँ पे जो मेन मैटर करता है वो करता है फाइन। ठीक है, कठुआ रेप केस में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं या फिर मीडिया वाले हैं, उन्होंने उस लड़की की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया था, उसके स्कूल के बारे में, उसकी गलियां तक दिखा दी थी। तो इस पे कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक हैवी अमाउंट ऑफ फाइन उन सारे मीडिया हाउसेस से उस लड़की को दिलवाया था। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 72 का क्लोज 2 क्या कहता है। पहला, नॉर्मली उसने बता दिया कि अगर कोई प्रिंट करता है, कोई पब्लिश करता है और उस विक्टिम की आइडेंटिटी को किसी तरह से भी रिवील करता है तो उसकी पनिशमेंट ये रहेगी। सेकेंड क्लोज क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन एक्सटेंड्स टू एनी प्रिंटिंग या पब्लिकेशन ऑफ नेम और एनी मैटर विच में मेक नॉन द आइडेंटिटी इफ सच प्रिंट और पब्लिकेशन इज। कोई प्रिंट निकाला, कोई पब्लिकेशन हुआ, तो वो पहली बात तो फर्स्ट क्लोज में फॉल कर जाना चाहिए। लेकिन क्लोज 2 आपका कहता है कि अगर इन तीनों में से कोई एक सिचुएशन है तो फिर लायबिलिटी नहीं होगी, किसकी, प्रिंट करने वाले की, पब्लिश करने वाले की। पहली चीज, बाय और अंडर द ऑर्डर इन राइटिंग ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक्टिंग इन गुड फेथ फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से किसी जो पुलिस वाला है जो उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन है जहां पे क्राइम रिपोर्ट हुआ है, उसको गुड फेथ में, गुड फेथ का मतलब है उसने सारा ड्यू केयर एंड अटेंशन अपना यूज किया है। ठीक है, अगर गुड फेथ में उसको लगता है कि इस आइडेंटिटी को रिवील करने से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प मिलेगी, तो उस केस में अगर वो रिटर्न परमिशन ले आते हैं और उसके बाद उस विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील करते हैं तो वो क्राइम ऑफेंस में नहीं आएगा अंडर सेक्शन 72 सॉरी। सेकंड सिचुएशन क्या है, बाय और विद द ऑथराइजेशन ऑफ विक्टिम इन राइटिंग। अगर विक्टिम जिसके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ है या अलिज्ड है, अगर वो अडल्ट है, साउंड माइंड है, तो उसकी कंसेंट मटेरियल है। ठीक है, तो अगर वो रिटर्न में ऑथराइजेशन दे देती है कि ठीक है मेरी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया जाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो उस केस में भी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, डिस्क्लोज हो सकती है। और जो थर्ड सिचुएशन है वो कहती है कि अगर विक्टिम डेड है, डेथ हो गई, या फिर चाइल्ड अंडर 18 है, या फिर अनसाउंड माइंड है, तो अब जो रिटर्न में अथॉरिटी चाहिए कि भाई कोई लिख के दे तो प्रिंट या पब्लिश हो सकता है, वो किसकी चाहिए, नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ दैट विक्टिम, यानी ब्लड से रिलेटेड उसका जो नेक्स्ट है, यानी काइंड ऑफ गार्डियन आप कह सकते हो, उसकी परमिशन रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, अब इसके साथ एक प्रोवाइजो टेस्ट है।
प्रोवाइजो क्या कहता है कि ये जो परमिशन दी जाती है, रिटर्न में ऑथराइजेशन जो देंगे, जो किन देंगे, जो उस लेडी से कनेक्टेड जो लोग हैं वो देंगे वुमेन से, तो वो क्या देंगे, किसको देंगे? जो भी कोई सोशल और लीगल इंस्टीट्यूशन है जो इस रिगार्डिंग काम कर रहे हैं, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है वुमेन के रिगार्डिंग, उसके सेक्रेटरी को, या मतलब उनके जो चेयर पर्सन है सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी। ऐसा नहीं कि किसी भी स्टाफ वाले को आप लिख के परमिशन दे रहे हो कि चलो कर दो आइडेंटिटी डिस्क्लोज, ठीक है। और वो जो सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है जो वुमेन के लिए काम कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए? जो अथराइज्ड हो इस काम के लिए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि कोई गवर्नमेंट से अथराइज्ड कोई ऐसा सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, उसके सेक्रेटरी को या चेयरपर्सन को ये परमिशन रिटर्न में दी जानी चाहिए कि हाँ आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी रिवील कर सकते हो। किस केस में? जब जिस लेडी के साथ ये ऑफेंस हुआ है, जिस वुमेन के साथ ये ऑफेंस हुए हैं, इनमें से कोई भी एक, वो या तो डेड है या चाइल्ड है या फिर अनसाउंड माइंड का है, यानी कि उसकी खुद की जो कंसेंट है, उसकी खुद की जो ऑथराइजेशन है इन राइटिंग में, वो मैटर नहीं करती, इसलिए उसका कोई गार्डियन, कोई किन, कोई उससे अटैच जो फैमिली मेंबर है, उसकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये सेक्शन 69, 69, 70, 71, 72 आपका कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे।